हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। और उसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, मनुष्य में पोषण। तो देखिए, इससे पहले हमने पौधों में पोषण कैसे होता है ये पढ़ा था, और एक कोशिकीय जीव में कैसे पोषण होता है ये पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य कैसे खाना खाता है और उसका पाचन कैसे करता है। ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में पोषण 5.2.4 मनुष्य में पोषण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। देखिए, सबसे पहले खाने को क्या किया जाता है, मुंह में लिया जाता है। मुंह से शुरू होती आहार नाल और गुदा तक की लंबी नली होती है। आहार नाल क्या होती है, एक ऐसी नली होती है जिसमें से आहार शुरू से आखिरी तक गुजरता है, उसे कहते हैं आहार नाल। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। चित्र 5.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। यहाँ पर है, ये देखिए, ये नली है, ये है आहार नली। यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ से ये अमाशय है। फिर ये यहाँ नीचे ये छोटी आंत है, छोटी आंत से जुड़ी होती है। फिर ये छोटी आंत जो है ये, फिर ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है। इस तरह से यहाँ तक गुदा तक ये खत्म होती है आहार नाल। आहार नाल मुंह से गुदा तक जाती है, गुदा तक की एक विस्तारित नली है। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है, जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है, यानी हमारे मुंह में एक बार जो भोजन ले लिया होता है, उसका क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं उसका होता क्या है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। हम ये चर्चा करेंगे कि जो भोजन हम खाते हैं उसका क्या होता है, शुरू में क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बहुत ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कैसी होती है। क्रियाकलाप 5.2 में 1 ml मंड का घोल 2 परखनलियों ए और बी में लीजिए। 2 परखनली लेनी है, उनमें मंड का घोल लेना है। परखनली ए में 1 ml लार डालिए और दोनों परखनलियों को 20 से 30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक परखनली में कुछ बूंद तनु आयोडीन घोल की डालिए। देखिए, ऐसे करना है, एक रोटी का टुकड़ा लेना है या फिर चावल ले लेने थोड़े से। तो हमें लेनी है 2 परखनली, ए और बी। इसमें हम मान लीजिए चावल ले लेते हैं या रोटी का टुकड़ा ले लेते हैं। इसमें हम चावल डाल देते हैं, 5-7 चावल डाल देते हैं थोड़ा पीस कर, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद हम थोड़े से 5-7 चावलों को मुंह में लेंगे और उनको चबाएंगे, और चबाए हुए चावलों को हम बी में डाल देंगे, चबाए हुए चावलों को, और इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चबाए हुए चावल जो है ना, इसमें क्या है, लार मिक्स हो गई है। ये जो बिना चबाए चावल हैं इनमें लार मिक्स नहीं हुई है, क्योंकि उनको तो हमने चबाए नहीं। और ये जो चबाए हुए चावल हैं इनमें लार मिक्स हो गई है, लार प्लस चावल। अब इनमें दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे, इसमें भी डाल देंगे और इसमें भी डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो ए परखनली है, ए, इसमें कुछ रंग में बदलाव हुआ है। इसका रंग जो है वो काला नीला हो जाता है, काला नीला। ये चावल हमने डाले थे, इसमें इस परखनली में जो रंग है वो काला नीला हो जाता है, लेकिन इसमें रहता है ट्रांसपेरेंट को रंगहीन लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। अब किस परखनली में आपको रंग में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है। दोनों परखनलियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है, यह इंगित करता है कि देखिए, ए परखनली में जो रंग है वो काला नीला हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम मंड के साथ आयोडीन मिक्स करते हैं तो वह काला नीला हो जाता है। यानी परखनली ए में जो चावल डाले थे उनमें मंड है, परखनली ए में मंड है। ए के जो चावल हैं मंड यानी कार्बोहाइड्रेट है। मंड जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन परखनली बी में मंड नहीं है। यह लार की मंड प्रक्रिया के बारे में क्या दर्शाता है, तो देखिए, ये रंगहीन है, रंगहीन, इसका कलर नहीं बदला है, ये रंगहीन है और ये काला नीला हो गया। तो ये क्यों नहीं बदला है, बी में
काला नीला क्यों नहीं हुआ है? इसमें भी हमने चावल डाले थे, इसमें भी चावल डाले थे, लेकिन बी में हमने चबा कर डाले थे, इसमें लार मिक्स हो गई थी बी में। तो जो लार होती है ना वो लार मंड को शर्करा में बदल देती है। शर्करा में बदल देती है। देखिए मंड जो है ना वो जटिल पदार्थ है। मंड जो होता है वो जटिल पदार्थ है। मंड जटिल है। मंड जो है ना वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जटिल मंड। और शर्करा जो है वो सरल है, शर्करा। मंड को तोड़ तोड़ कर शर्करा बनाया जाता है, तो ये है सरल कार्बोहाइड्रेट। और मंड है जटिल। तो जब कार्बोहाइड्रेट में लार मिक्स होती है तो जो लार है ना वो जो ये मंड है, मंड को सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल देती है। शर्करा मतलब शुगर, इसमें बदल देती है। तो आप ध्यान देंगे जब भी हम खाने को चबा चबा कर खाते हैं तो उसमें ज़्यादा लार मिक्स होती रहती है। जब हम खाने को कई देर तक चबाते हैं तो उसमें ज़्यादा लार मिक्स हो जाती है और जो मंड है वो शर्करा में बदलता रहता है। तो थोड़ी देर बाद हम ये ऐसा स्वाद महसूस करेंगे जैसे हम जो खाना खा रहे हैं वो मीठा मीठा सा हो गया है। जब हम भोजन को चबाते हैं तो हम थोड़ी देर बाद मीठा मीठा महसूस करेंगे उस भोजन का टेस्ट। क्यों करते हैं? क्योंकि जो मंड है वो शर्करा में बदल जाता है। शर्करा होती है शुगर, इसमें होता है मीठापन। तो जो हमारी लार है ना वो मंड को शर्करा में बदल देती है, ये काम हुआ है लार का। तो यहाँ पर क्या है, यह लार की मंड पर क्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? लार जो है वो मंड पर क्रिया करती है, मंड के साथ मिक्स होती है और उसको शर्करा में बदल देती है, ये है इसका उत्तर तो ए परख नली है। और इसका उत्तर ये है कि ए के चावलों में मंड है। और क्रिया ये, इसका उत्तर ये है कि लार की क्रिया क्या है मंड पर। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना पड़ता है। देखिए हम बहुत तरह के खाना खाते हैं और जिन्हें एक ही नली से गुजरना पड़ता है, जिसे भोजन नली कहा जाता है, भोजन नली या फिर आहार नली। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से मतलब प्रकृति ने ही बना रखा है ये कि मनुष्य ने अपनी तरफ से नहीं बना रखा ये प्रक्रम। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना पड़ता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। मतलब मुंह में जब हम खाना लेते हैं वहां से शुरू होता है ये प्रक्रम, छोटे छोटे कणों में बदलना। प्रक्रम मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों बदलते हैं? क्योंकि जो भोजन हम खाते हैं वो उसमें जटिल पोषक तत्व होते हैं। जो भोजन हम खाते हैं उसमें जटिल पोषक तत्व होते हैं। जटिल पोषक तत्व का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये एक माला है, ये मोतियों की ये एक माला है, तो ये है जटिल, ये तो जटिल। और अगर इसको तोड़ दिया जाए तो मोती ऐसे बन जाएंगे, तो ये है सरल, ये सरल है, ये है जटिल, जटिल कार्बोहाइड्रेट। और इसको जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो उसमें कुछ पाचक रस भी मिल जाते हैं, तो ये बन जाते हैं सरल। और सरल कार्बोहाइड्रेट को या सरल पोषक तत्वों को पचाना हमारे शरीर के लिए आसान हो जाता है। इसलिए जब भी हम भोजन को खाते हैं सबसे पहले मुंह में हम भोजन को रखते हैं, वहीं से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना शुरू हो जाता है ताकि हम उस भोजन को अच्छे से पचा सकें, क्योंकि जटिल पोषक तत्वों को हमारा शरीर नहीं पचा पाता। तो इसलिए वह छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। भोजन जो है छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आहार का आस्त्र बहुत कोमल होता है। तो हम दांतों से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो भोजन होता है वो इतना हार्ड नहीं होता है, इतना हार्ड उसको दांतों से तोड़ा जा सकता है। तो उसको दांतों से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। भोजन को गीला किया जाता है। भोजन में
लार मिक्स हो जाती है, भोजन में लार मिक्स हो जाती है, इसको गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। तो देखिए भोजन जो अगर हम निगलेंगे, अंदर निगलेंगे, सूखे को निगलते हैं तो कई बार हमारे गले में अटक जाता है। तो हम मुंह में चबाते हैं, जब हम भोजन को चबाते हैं तो इसमें लार मिक्स हो जाती है, हमारे मुंह में जो लार है ना, लार, वो लार मिक्स हो जाती है। और ये गालों के साइड में लाला ग्रंथियाँ होती है हमारे मुंह में, उनसे ये लार निकलती रहती है और ये लार जो है हमारे भोजन में मिक्स हो जाती है और भोजन को चिकना बनाती है, भोजन को गीला कर देती है या चिकना बनाती है। भोजन जब चिकना बन जाता है तो वह आहार नली में आसानी से नीचे उतर जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। देखिए अगर आप ये सोचो कि आपके मुंह में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है। तो अभी मैंने ये जो लाइन बोली है इसके साथ साथ आपको महसूस हुआ होगा कि आपके मुंह में पानी आ गया है। तो जब भी हम अपनी पसंद का कोई भी पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये जो मुंह में पानी आता है ना, ये पानी नहीं है, ये लाला ग्रंथियों से निकली हुई लार है, लार। और लाला ग्रंथि क्या होती है, हमारे शरीर में बहुत तरह की ग्रंथियाँ होती हैं जिससे पाचक रस निकलते हैं। तो हमारे मुंह में भी लाला ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमारे जबड़े होते हैं उनके साइडों में, गालों के पास से लाला ग्रंथियाँ होती हैं वहाँ पर, और उससे लार निकलती है। और इससे निकलने वाला, लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस जिसे लाला रस कहते हैं या फिर लार कहते हैं, यह एक पाचक रस है जो हमारे भोजन में मिक्स हो जाता है। यह एक पाचक रस है जिससे खाने को पचाने में हेल्प मिलती है। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। ये मैंने बता दिया कि जिस भोजन को हम खाते हैं वह जटिल होता है, और यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। जटिल पदार्थों को हम पचा नहीं पाते, इसलिए उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम्स, जैव उत्प्रेरक जो कि खाने को पचाने में हेल्प करते हैं और जटिल पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में या सरल पदार्थों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। ये होते हैं जैव उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है उत्साहित करने वाला, एक्टिव करने वाला, मोटिवेट करने वाला। तो ये होते हैं एंजाइम्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि पहले भोजन में लार मिक्स होती है, लार पाचन में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे शरीर में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं तो उनमें एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स भी खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहा जाता है। लार एमिलेस, लार में भी एक तरह का एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहा जाता है। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। मैंने शुरू में ही बता दिया कि यह मंड जो है ना, मंड जटिल होता है, उनके अणुओं को सरल शर्करा में बदल देता है। यहाँ पर जटिल से सरल में बदल देता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। कौन बदल देता है? लार। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। भोजन को चबाने के दौरान जो हमारी जीभ है ना, जीभ, वो लार के साथ इसको भोजन को पूरी तरह से मिक्स कर देती है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक दे रखा है ना, ये कक्षा 7 में और भी अच्छी तरह से सरल रूप से समझाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पर इतने अच्छे से नहीं समझा रखा जितना कि 7th क्लास में समझा रखा है। उसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 7th क्लास की बुक में से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से समझा रखा है। इसमें जो टॉपिक है अगर उसमें नहीं होगा तो फिर थोड़ा थोड़ा इसमें से भी पढ़ लेंगे, जो टॉपिक उसमें नहीं होगा वो फिर इसमें से भी पढ़ लेंगे। लेकिन बिल्कुल सेम है, वैसे तो कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस इसमें ये देखिए एक ये आया है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे एमिलस कहते हैं, लार एमिलस, बस ये है इसमें, और कुछ अलग नहीं है। तो हम क्लास 7th से पढ़ते हैं, यही टॉपिक है। पूरा टॉपिक जो है कक्षा 7 के पाठ 2 में, उसमें ये जो स्टेप वाइज बता रखा है ना, बहुत अच्छे से बता रखा है। इसमें स्टेप वाइज नहीं बता रखा, बीच बीच में थोड़ा घुमा रखा है, उसमें स्टेप वाइज बता रखा है। और उसमें यही बता रखा है कि मनुष्यों में पोषण कैसे होता है। तो हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। अगर उसमें कुछ
रह जाएगा जो कि इस क्लास में है लेकिन उसमें नहीं है, तो फिर हम यहाँ से भी पढ़ लेंगे। तो पहले हम वहीं पर चलते हैं कक्षा 7 के पाठ 2 पर। देखिए ये है कक्षा 7 का पाठ 2, प्राणियों में पोषण। तो इसमें जो वो वाला टॉपिक समझा रखा है ना, वो काफ़ी इजीली समझा रखा है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है। जो भी पॉइंट छूटा होगा हम उसको भी पढ़ेंगे, 10th क्लास के में से भी पढ़ेंगे, इससे अच्छे से समझ में आ जाता है। पहले ये पढ़ते हैं फिर वहाँ से पढ़ेंगे हम। इससे पहले हमने पादपों में पोषण पढ़ा था, यानी स्वपोषण पढ़ा था। तो इसमें कक्षा 7 में अध्याय 1 में स्वपोषण भी दे रखा है, पादपों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण भी दे रखा है। वो पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, फिर आप 10th का ये वाला पाठ पढ़ना, आसान हो जाएगा आपके लिए। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों को खाते हैं, लेकिन अन्य कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वे फिर पौधे ही खाते हैं। कुछ अन्य प्राणी ऐसे होते हैं जो उन जंतुओं को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं। यानी मान लीजिए जो पौधे हैं, ये पौधे, मान लीजिए घास है, घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है शेर। तो ये देखिए, ये जो शेर है, शेर घास नहीं खाता है, शेर घास को नहीं खाता है, लेकिन शेर घास खाने वाले जंतु को खाता है। और ये जंतु किसको खाते हैं? घास को खाते हैं। तो अगर घास नहीं होगी तो हिरन मर जाएगा, हिरन नहीं होगा तो शेर मर जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना, वो भी घास पर यानी पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं। शेर भी पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। ये प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, हिरन जो है ना ये प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, लेकिन जो शेर है वो परोक्ष रूप से निर्भर है निर्भर इसी पर, पेड़ पौधों पर। तो जो शाकाहारी जंतु वे भी पौधों पर निर्भर हैं और मांसाहारी जंतु वे भी पौधों पर निर्भर है। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों की वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखिए भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये मेन पॉइंट है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी टॉपिक 10th क्लास में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया था कि भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, नंबर 1 है वृद्धि करने के लिए, नंबर 2 है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए, चलने फिरने घूमने फिरने और दैनिक जीवन के कार्य करने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए, शरीर की मरम्मत करने के लिए और शरीर में होने वाली टूट फूट को सही करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये पोषण क्या होता है? पोषण, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, अंदर ले जाना, मुंह में भोजन को ले जाना, ये होता है अंतर्ग्रहण। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो पोषण क्या होता है? पोषण, प्राणियों में पोषण, इसका मतलब क्या होता है? पोषक तत्वों की आवश्यकता, कि कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है प्राणियों को, आहार को ग्रहण किस तरीके से खाया जाता है, मतलब आहार को ग्रहण करने की विधि क्या है, और शरीर में इसका उपयोग किस विधि से होता है, ये होता है पोषण। मतलब कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, भोजन को किस विधि से खाया जाता है, अंदर लिया जाता है, मुंह में लिया जाता है, और उसको मुंह में लेने के बाद फिर उस भोजन का क्या होता है, शरीर उस भोजन का उपयोग कैसे करता है, ये सब आता है पोषण में। इसका मतलब होता है पोषण। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि भोजन में अनेक संघटक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो, प्रोटीन होता है वो, वसा होता है वो, ऐसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ होते हैं, ये होते हैं जटिल पदार्थ होते हैं ये। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे ही इसी रूप में नहीं कर सकते। हम भी इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे ही नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इन जटिल पदार्थों को खा लेंगे तो इनको ऐसे ही नहीं पचा सकते, इनको सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक है, तब हम इन्हें पचा सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर, यह है जटिल पदार्थ, एक माला सी बनी हुई ये जटिल पदार्थ, जब ये टूट जाते हैं ना तो ये बन जाते हैं सरल पदार्थ, तो इनको तोड़ना जरूरी है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना
विखंडन कहलाता है। जटिल पदार्थ जब सरल पदार्थों में परिवर्तित होते हैं, टूटते हैं, तो उसे कहते हैं विखंडन, विखंडन कहते हैं। तथा इस पूरी प्रक्रिया को, कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, पूरी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये पाचन, पूरी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पोषण क्या होता है, खाना खाने की विधि और उसे पचाकर हमारा शरीर किस तरह से उसका उपयोग करता है, उसको कहते हैं पोषण। और खाना क्यों खाया जाता है, किस लिए खाया जाता है, ये भी बता दिया मैंने। अब जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ना, ये होता है विखंडन। और इस पूरी प्रक्रिया कि किस तरह से जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, पूरी प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। खाना खाने की अनेक विधियाँ हैं। कोई तो खाते हैं, कोई निगलते हैं, कोई चूसते हैं, कोई लपकते हैं। तो इस तरह से अनेक विधियाँ हैं। जैसे छील कर खाते हैं, चबा कर खाते हैं, काट कर खाते हैं, पकड़ कर खाते हैं, निगलते हैं, साइफनी करके खाते हैं, स्पंजी चूषण, ये सभी खाना खाने की विधियाँ हैं। विधियाँ, आहार की विधियाँ ये है। देखिए यहाँ पर, मनुष्य आहार का अंतर्ग्रहण किस विधि से करता है, ये भी पोषण में आता है। किस विधि से करता है, मुंह में लेता है और उसको चबाता है, चबाता और निगलता है। तो ये आएगा चबाना और निगलना, ये आएगा कि मनुष्य खाने को चबाता है और निगलता है। यह है आहार की विधि, यानी पोषण की विधि में आ जाता है ये। इसके बाद पाचन कैसे होता है, यहाँ से शुरू होता है कि मनुष्य में पोषण बहुत ही आसान है। इसमें सीधे सीधे शब्दों में बता रखा है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। अपने मुख द्वारा भोजन को अंदर लिया जाता है, इसे पचाया जाता है, फिर उसको उपयोग किया जाता है। फिर ये हो गया पोषण, जिससे हमारा पोषण होता है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। जो आहार नहीं पचता है वो हो जाता है वेस्ट, शरीर के लिए वेस्ट हो जाता है। तो आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है, लगातार चलने वाली नली से। यहाँ से शुरू होती है ये आहार नली, यहाँ से, और फिर ये आ जाता है यहाँ पर अमाशय, यहाँ से, और फिर देखो यहाँ से जुड़ी हुई है, और ये इससे जुड़ी हुई, ये ऐसे घूमकर फिर ये बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, और ऐसे करके यहाँ पर पहुँच गई है। तो ये है गुदा। तो ये जो आहार नली होती है ना, ये यहाँ से मुंह से शुरू होती है, मुख गुहिका से शुरू होती है और गुदा तक जाती है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ये जो नली है ये मुख गुहिका से शुरू होती है और गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली, यहाँ पर ये मुख गुहिका है, पहला भाग यहाँ पर इतना। उसके बाद ये ग्रास नली, यहाँ से यहाँ तक ग्रास नली, ये है अमाशय, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये है छोटी आंत, और फिर यहाँ से शुरू हो जाती है ये बड़ी आंत, ये, और ये मलाशय, यहाँ पर मलाशय, यहाँ पर, और ये गुदा। तो ये हो गया मुख गुहिका, ग्रास नली को भोजन नली या ग्रसिका भी कहा जाता है, या आहार नली भी कहा जाता है। ग्रास नली, आहार नली, भोजन नली या ग्रसिका। फिर है अमाशय, फिर है क्षुद्र आंत, छोटी आंत, फिर है वृहद आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत फिर जो मलाशय से जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद है मलद्वार या फिर गुदा, ये गुदा को मलद्वार भी बोला जाता है। तो क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है, कितना लंबा मार्ग है ये सभी भाग मिलकर आहार नाल बनाते हैं। सभी भाग मिलकर आहार नाल या फिर पाचन नली बनाते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता जाता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। जैसे जैसे भोजन एक भाग से दूसरे भाग में गुजरता जाता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। क्रमिक का मतलब एक के बाद एक होना। थोड़े से का पाचन मुंह में हुआ, थोड़े से का पाचन ग्रास नली में हुआ, फिर अमाशय में हुआ, इस तरह से क्रम अनुसार। अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। तो देखिए अमाशय की आंतरिक भित्ति, अमाशय जो होता है ना हमारा, उसकी जो अंदर की लेयर होती है, अंदर की दीवार जो होती है, भित्ति का मतलब दीवार, और छोटी आंत जो होती है वो, और आहार नली, इनसे कुछ
ग्रंथियाँ संबंधित होती हैं, इनसे संबंधित कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि जो होती है वो मुंह में होती है, मुख गुहिका में, हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है। और यकृत, यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय देखिए यहाँ पर है, देखिए ये है अमाशय, अमाशय के यहाँ पर साइड में देखिए ऊपर की तरफ ये है यकृत, और यहाँ पर ये छोटी सी जो है ये थैली सी ये है पित्ताशय। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति से भी कुछ पाचक रस निकलते हैं, छोटी आंत में भी कुछ पाचक रस निकलते हैं, आहार नाल में भी कुछ पाचक रस निकलते हैं, और इनसे संबंधित कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे लाला ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है, ये पाचक रस स्रावित करती हैं। लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय ये पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। पाचक रस का काम क्या है? जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देना। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आहार नाल और ये जो ग्रंथियां ने ये मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। तो आहार नाल और ग्रंथि कौन सी? लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ये मिलकर पाचन तंत्र बनाती हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। मुख एवं मुख गुहिका में, मतलब जो हमारा मुंह है और जो ये हिस्सा ये है मुख गुहिका, ये मुख गुहिका है। तो मुंह में और मुख गुहिका में क्या होता है भोजन का? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को अंदर लेना। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण, तो भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? मुख द्वारा होता है। हम फिर दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। जो हमारे दांत हैं वो भोजन को चबाते हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिकाओं में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है और उनके कार्य भी उन्हीं के अनुसार होते हैं। तो हमारे 10th क्लास में दांतों के बारे में ज़्यादा नहीं बता रखा, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो है ये है मंड का परीक्षण। मंड का परीक्षण जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पर देखिए दो हमें परखनली लेनी है, ए और लेनी है बी, और दोनों में इसमें तो देखिए उबला हुआ चावल डालना है, इसमें उबला हुआ चावल, और इसमें डालना है चबा हुआ चावल, चबाया हुआ, जो हमने चबाकर डाल दिया है, मुंह में चबाया। इसके बाद इसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डाल देंगे इसमें, और इसमें भी डाल देंगे। थोड़ी देर छोड़ देंगे तो हम ये देखते हैं कि परखनली ए में जो ये है उबले हुए चावल थे उनका रंग नीला काला हो गया है, लेकिन इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये चावल चबाए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परखनली के रंग में क्यों परिवर्तन आया है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों और अध्यापक से कीजिए। जो लाला रस है, लाला रस जो कि हमारी लार से निकला है, वो चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। ये मैंने बता दिया था, चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। उसके बाद जो हमारी जीभ है, जीभ का भी काम आता है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है, मांस वाला अंग है ये जीभ, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है, आगे आगे से हिलती है, यहाँ से नहीं हिलती, आगे से हिलती है और किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। तो जीभ क्या करती है? जीभ का कार्य क्या है? जीभ का कार्य बोलना भी है। इसके अतिरिक्त जीभ का कार्य इसके अतिरिक्त भोजन में लार को मिक्स करना, भोजन को लार में मिक्स करने का काम भी है, और निगलने में भी जीभ हेल्प करती है। मुख गुहिका में एक तो दांत होते हैं जो पीसते हैं भोजन को, और एक होती जीभ जो कि भोजन में लार मिक्स करती है और भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा हमें स्वाद का भी पता लगता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार का स्वाद चखते हैं। तो ये स्वाद के बारे में 10वीं क्लास में नहीं है। अब हम यहाँ से भोजन नली पर आ जाते हैं। भोजन नली देखिए मुख गुहिका में क्या क्या हुआ है? मुंह में क्या क्या हुआ है? मुंह में आधा काम तो हो गया है। मुंह में लाला ग्रंथि से लार मिक्स हो गई है और लार ने मंड को शर्करा में बदल दिया है। उसके बाद फिर ये आहार नली में ये भोजन पहुंच जाता है।
ये है आहार नली या फिर भोजन नली या फिर ग्रसिका। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रसिका में चला जाता है। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या फिर ग्रसिका में चला जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई, गले और वक्ष से होती हुई, मतलब ये जो भोजन नली है गले और वक्ष मतलब छाती से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रसिका जो होती है ना वो एकदम टाइट नली नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल। मान लीजिए यहाँ पर खाना आता है तो यहाँ से चौड़ी हो जाती है, यहाँ से चौड़ी हो जाती है, इस यहाँ पर खाना आता है और फिर यहाँ से पिचक जाती है। ये खाना आगे सरकता रहता है और यहाँ से पिचकती चली जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर भोजन है तो देखिए ये यहाँ से चौड़ी हो गई है और फिर ये भोजन नीचे सरकता है तो यहाँ पर चौड़ी हो गई और यहाँ से फिर भीड़ी हो गई है। तो इस तरह से जो ग्रसिका होती है ना वो फ्लेक्सिबल होती है, ऐसे नहीं बहुत टाइट पाइप होता है, ऐसा नहीं होता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से, ग्रसिका की भित्ति जो है वो संकुचित होती है, सिकुड़ती है, भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है, पूरी आहार नाल ही संकुचित होती है, जो कि भोजन को गति करने में सहायता करती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। ये पूरी आहार नाल ही संकुचित होती है, इससे भोजन जो है ना नीचे की तरफ धकेला जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और फिर भोजन पहुंचता है हमारे आमाशय में। यहाँ ग्रसिका से भोजन होता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ये है हमारा आमाशय, ये है हमारा आमाशय, इसमें पहुंच जाता है। तो हमारा आमाशय कई बार खाने को स्वीकार नहीं करता, कई बार हम जहरीला खाना खा लेते हैं, खराब हुआ खाना खा लेते हैं, तो फिर साथ के साथ वमन आ जाती है, उल्टी आ जाती है। तो हमारा जो आमाशय है वो वमन द्वारा उसे बाहर निकाल देता है। ऐसी घटना याद कीजिए कि आपको कभी वमन आई हो, कई बार हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उल्टियाँ लग जाती हैं। तो ये आमाशय जो है ये अच्छे खाने को ही अंदर लेता है। अब बारी है आमाशय की। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना है। आमाशय जो है मोटी भित्ति वाली एक थैली जैसी संरचना है। यह चपटा है, आमाशय जो चपटा है और जे की आकृति का होता है, यह है जे की आकृति का और चपटा होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये देखिए आहार नाल है, ये आहार नाल है, इसका ये सबसे चौड़ा भाग होता है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। यहाँ पर देखिए ये जो आमाशय है यह एक ओर तो यहाँ आहार नाल से या ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर ये जो छोटी आंत है इससे जुड़ा है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर छोटी आंत या क्षुद्र आंत में खुलता है। आमाशय का जो आंतरिक अस्तर है, आंतरिक सतह है, जो अंदर की सतह है, आंतरिक अस्तर श्लेष्मल। आमाशय का आंतरिक अस्तर श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। तो देखिए आमाशय का जो अंदर वाला अस्तर है, अंदर वाली सतह है, अंदर की सतह, वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। आहार नाल के हर एक भाग हैं वो पाचन में कुछ न कुछ सहायता जरूर करते हैं। अब भोजन पहुंच गया आमाशय में, आमाशय की जो आंतरिक सतह है वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल किस काम आता है, अभी इनके काम भी दे रखे हैं। श्लेष्मल के जो कार्य हैं वो क्या है, श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर की सुरक्षा करता है। श्लेष्मल जो है ना चिकना सा पदार्थ होता है, वो आमाशय की अंदर की जो सतह है उसकी सुरक्षा करता है। क्योंकि देखिए हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है कि ये अगर त्वचा पर गिर जाए त्वचा को जला सकता है, कपड़ों पर गिर जाए तो कपड़ों को भी जला सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से इसको बचाने के लिए श्लेष्मल होता है आमाशय की आंतरिक अस्तर की सुरक्षा करने के लिए। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका क्या कार्य है, अम्ल क्या कार्य करता है, अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। कई बार हमारे भोजन के साथ ऐसे जीवाणु भी हमारे पेट में पहुँच जाते हैं, हमारे आमाशय में पहुँच जाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना ये ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ हमारे आमाशय में पहुँच जाते हैं। और ये अम्ल है ये साथ में एक और काम करता है, यह है माध्यम को अम्लीय बनाता है।
जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है और हमारे खाने को अम्लीय बनाता है। यह नंबर 1 काम इसका ये है, जीवाणु को नष्ट करता है। दूसरा ये है माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और तीसरा, ये पाचक रस क्या काम करता है। देखिए हमारे पेट में पहला एक तो श्लेष्मल, एक दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा पाचक रस। ये हमारा जो आमाशय है उसका आंतरिक स्तर है, क्या क्या स्रावित करता है, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस। श्लेष्मल और अम्ल के कार्य तो हमने पढ़ लिए। अब पाचक रसों के क्या कार्य हैं। पाचक रस को जठर रस भी बोला जाता है। यह प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। प्रोटीन जो होता है ना वो जटिल पदार्थ है, तो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। पाचक रस प्रोटीन का विघटन करता है। उसके बाद खाना पहुंचता है हमारा छोटी आंत में, क्षुद्र आंत में पहुंचता है। छोटी आंत का नाम छोटी आंत है, लेकिन ये 7.5 मीटर लंबी होती है। अत्यधिक कुंडलित नली है। कुंडली ऐसे जो इसमें दिखा रखी है हमारे पेट में, ये क्षुद्र आंत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। अब छोटी आंत का क्या काम है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय से हमने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पर लाला ग्रंथि तो हमारे मुंह में होती है, यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है छोटी आंत। यहाँ पर यह है यकृत और ये है अग्नाशय। यहाँ पर यकृत से एक पाचक रस स्रावित होता है जिसे पित्त रस कहते हैं। वो इस पित्त की थैली में, ये पित्ताशय में स्टोर होता चला जाता है। और ये अग्नाशय में से भी छोटी आंत में स्राव होता है। ये है अग्नाशय, इससे भी छोटी आंत में पाचक रस स्रावित होते रहते हैं। और यकृत से भी पाचक रस स्रावित होते हैं जो इस पित्ताशय में मिलते रहते हैं। पित्ताशय से फिर छोटी आंत में मिक्स होते रहते हैं। तो ये जो छोटी आंत है ना, ये अत्यधिक कुंडलित और 7.5 मीटर लंबी होती है और यह अग्नाशय और यकृत से पाचक रस प्राप्त करती है। देखिए वहाँ पर भी पहुँचेंगे हम, आपके टॉपिक पर भी पहुँचेंगे। थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं फिर हम चलते हैं वहाँ पर। ये नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ेंगे, अपने टॉपिक अपने क्लास में भी चलेंगे। यह है यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। एक तो यकृत से पाचक रस मिलते हैं, अग्नाशय से मिलते हैं, और इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं छोटी आंत की। यकृत क्या होता है। यकृत जो है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर व्यवस्थित होती है, पेट के ऊपर की तरफ और राइट साइड में। यहाँ पर ये पेट है और ये है यकृत मैंने पहले भी बताया था, ये है यकृत। ये आमाशय से ऊपर की तरफ दाहिनी साइड में स्थित होती है और यकृत लाल भूरे रंग की होती है। लाल भूरे रंग की हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न आ जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो उत्तर आएगा यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लाल भूरे रंग की होती है। यह पित्त रस स्रावित करती है। मैंने पहले ही बता दिया था, यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, एक थैली में इकट्ठा होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। आपने कई बार पित्त की थैली सुना होगा कि पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ है, पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ, पित्त की थैली निकल गई है। तो ये जो पित्ताशय होता है ना, ये होती है पित्त की थैली। पित्त की थैली में पित्त रस इकट्ठा होता रहता है। पित्त रस क्या करता है। पित्त रस जो है ना वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो वसा को पचाता है, चिकनी चीज़ों को, घी को, तेल को, चिकनाई को, उसको पचाता है। तो देखिए पित्त की थैली अगर निकल जाएगी या फिर पित्ताशय निकल जाएगा तो फिर वसा को पचाने में दिक्कत हो जाएगी, वसा को पचाने में कठिनाई होती है। जिसकी पित्त की थैली अगर निकल जाती है तो फिर उसको वसा को पचाने में दिक्कत होती, कठिनाई होती है और वो चिकनी चीज़ें नहीं खा पाता। वो चिकनी चीज़ें खाने से परहेज करता है, क्योंकि जो पित्त रस होता है वो तो वसा को पचाता है और चिकनी चीज़ों में वसा होती है। तो फिर चिकनी चीज़ों को खाने में परहेज करता है जिसमें पित्त की थैली नहीं होती है। और ये पित्त की थैली निकलती क्यों है, क्योंकि कई बार पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, फिर पित्त की थैली को ही निकालना पड़ता है। जिसकी पित्त की थैली निकल जाती है वह चिकनी चीज़ें खाने से परहेज करने लगता है। उसके बाद देखिए यकृत का काम बता दिया यहाँ पर। यकृत का क्या काम है, यकृत से पित्त रस निकलता है और वह पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय से फिर ये जो छोटी आंत है इसमें स्रावित होता रहता है। इसके बाद है अग्नाशय। यहाँ पर था यकृत एवं
अग्नाशय, ये बताया था यकृत एवं अग्नाशय से ये स्राव प्राप्त करती है। तो यहाँ पर आ गया फिर अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। इसका रंग होता है हल्का पीला अग्नाशय का, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। मैंने चित्र में दिखा दिया था, अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय होती है। अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय में से अग्नाशयिक रस निकलता है। अग्नाशयिक रस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। अग्नाशयिक रस, अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उसको सरल रूप में परिवर्तित करता है। देखिए, जो पित्त रस है वो वसा के पाचन में हेल्प करता है। अग्नाशयिक रस जो है कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। और पाचक रस, जठर रस, यहाँ पर देखिए ये जठर रस भी प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। ये एक नंबर का मैं क्विज दूंगी, आप उनको हल जरूर करना, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बांटता है और अग्नाशयिक रस भी। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, तो देखिए इतने ये सब जो है पाचक रसों से ये भोजन आंशिक रूप से पच जाता है। अमाशय में आंशिक रूप से मतलब आधा से तो पच जाता है ये। तो आंशिक रूप से जो भोजन पचा हुआ है वो फिर छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। फिर वो पहुंचता है छोटी आंत के निचले भाग में, जहां पर आंत्र रस, आंत में से भी तो रस निकलता है, आंत में से भी तो पाचक रस निकलते हैं। तो जहाँ पर आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। तो पूछा जाए कि कौन सा रस पाचन क्रिया को पूरा करता है, तो आंत्र रस लिखेंगे। आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। मतलब जो भोजन पचता है ना वो आंत में पचता है पूरी तरह से। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। सरल शर्करा ग्लूकोज होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर छोटी आंत में जो वसा है वो वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद जो ये सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, इनमें पाचक रस मिक्स हो जाते हैं, सरल पदार्थों में ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसके बाद छोटी आंत में अवशोषण, क्षुद्र आंत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्र आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ये जो छोटी आंत है इसकी भित्ति में रुधिर वाहिकाएं होती हैं, इसकी भित्ति में रुधिर वाहिकाएं होती हैं। जो खून की पतली पतली नलियाँ होती हैं इसकी भित्ति में इधर। तो ये जो खाना जो पच गया है ना ये इन रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जो ये पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित हो गया है रुधिर वाहिकाओं में चला गया है, इसको कहते हैं अवशोषण। क्षुद्र आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। ये छोटी आंत है और इसकी आंतरिक भित्ति में इस तरह से उभरी हुई बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं और ये सभी पाचन में हेल्प करती हैं। तो देखिए एक तो मान लीजिए ये सिंपल नली हो, यहाँ पर खाना पच रहा है, यहाँ खाना पच रहा है इसकी दीवार पर यहाँ पर, और एक ऐसे यहाँ पर भी खाना पच रहा है, यहाँ पर खाना पच रहा है। ये मान लीजिए एक नली है और सिंपल नली है। इसके देखिए इस दीवार पर खाना पच रहा है, इस दीवार से खाना पच रहा है, और एक ऐसे ये एक दो नहीं होती, ये लाखों करोड़ों होती हैं ये। और फिर देखिए खाना यहाँ पर पच रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ से भी पच रहा है, यहाँ से भी पच रहा है, यहाँ से भी, तो कितनी फास्ट पचता है। तो ये जो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई जो संरचनाएं हैं ना वो उन्हें दीर्घरोम कहते हैं या फिर रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है? तो देखिए जो दीर्घरोम है ना ये दीर्घरोम होते हैं, तो दीर्घरोम की क्या भूमिका हुई? दीर्घरोम जो है पचे हुए भोजन को अवशोषण करने में हेल्प करते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषित करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। मैंने बताया ना, मान लीजिए सिंपल ये है नली, तो यहाँ पर खाना पचता है ऐसे, इतनी लंबी नली है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मान लीजिए ये ऐसे
ये जो दीर्घ रोम है ऐसे ऐसे, ये देखिए यहाँ पर खाना पचा, यहाँ पर पचा, यहाँ पर पचा, यहाँ पर पचा, यहाँ पर पचा। तो अगर इनको सीधा किया जाए सबको तो देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं ये दीर्घ रोम। प्रत्येक दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं का पतली पतली खून की नलियों का जाल फैला रहता है दीर्घ रोमों में। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। दीर्घ रोम की जो सतह होती हैं, ये दीर्घ रोम है, इसकी जो सतह है यहाँ से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। और फिर ये जो पचा हुआ भोजन है यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण, जो अवशोषित हो गया ये खाना, ये भोजन जो अवशोषित हो गया है, इन पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। फिर ये जो रुधिर वाहिकाएं हैं ये तो पूरे शरीर में है, फिर रुधिर वाहिकाओं से ये पूरा पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में चला जाता है, जहाँ उनका, यहाँ पर देखिए नोट कीजिए, जहाँ पर उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। रुधिर वाहिकाओं से ये जो भोजन है इसका स्थानांतरण पूरे शरीर में हो जाता है। फिर वहाँ पर इनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहा जाता है। पहले तो जटिल पदार्थों को तोड़ा, सरल पदार्थों में बदल दिया, फिर अवशोषित पदार्थ जो हैं वो रुधिर वाहिकाओं से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाते हैं। विभिन्न भागों में पहुँचने पर इनको फिर से जटिल पदार्थों में बदला जाता है। इसको कहते हैं स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज बना, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना है तो उस ग्लूकोज का विघटन होता है, इस ग्लूकोज का भी विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से, हमारा खाना पचता है तो वो ऑक्सीजन की सहायता से पचता है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हमारा खाना नहीं पच पाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का विघटन होता है। ग्लूकोज का विघटन होगा ऑक्सीजन की सहायता से, इसलिए हम सांस से ऑक्सीजन खींचते हैं। फिर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और ऊर्जा मिलती है, तब हमें ऊर्जा मिलती है। रुधिर वाहिकाओं से सभी भागों में पहुंच जाता है। पचा हुआ भोजन जो है रुधिर वाहिकाओं से सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ पर पहुंचकर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज उसका विघटन होता है और विघटन के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जब इसका विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है, तब जाकर हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन का वह भाग जो पचता नहीं है वेस्ट पदार्थ हो जाता है, अर्थात जिसका अवशोषण नहीं होता वह बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। तो बड़ी आंत का भी कुछ कार्य होता है। बड़ी आंत, हृदय आंत को बड़ी आंत कहा जाता है, इसलिए हृदय आंत जहाँ आता है मैं बड़ी आंत बोल देती हूँ। हृदय आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। देखिए चौड़ी होती है इसलिए इसको बड़ी बोलते हैं। मोटी होने के कारण, मतलब ये चौड़ी है, चौड़ी होने के कारण इसको बोला जाता है बड़ी। और ये चौड़ी भी है और ये छोटी भी है, तब भी इसको बड़ी आंत बोला जाता है। यह सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है, जबकि जो छोटी आंत है ना वो 7.5 मीटर लंबी है। तो सिर्फ ये चौड़ी और छोटी होने के कारण इसको बोला जाता है, सिर्फ ये चौड़ी है इसलिए इसको बड़ी आंत बोला जाता है। बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण। जो वेस्ट पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए अब आवश्यक नहीं है उसमें से जल और लवणों का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत द्वारा, और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है। कई बोलते हैं अपचित भोजन, अपचित भोजन नहीं होता, वो अपचित पदार्थ फिर चला जाता है मलाशय में, बड़ी आंत से मलाशय में, तथा अर्ध ठोस मल के रूप में फिर रहता है और समय समय पर इसको निष्कासित कर दिया जाता है। मल जो है, मल को फिर समय समय पर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं निष्कासन। तो देखिए ये तो हुआ 7th क्लास के चैप्टर में से एक सिंपल सी प्रक्रिया से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोबारा से चलते हैं अपनी 10th क्लास के चैप्टर में। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए थे। यह है मंड जटिल अणु को, मतलब मंड जो है वो जटिल अणु होता है और उसको सरल शर्करा में खंडित कर देता है। कौन? लार एमिलस जो है। भोजन को चबाने के दौरान पेशी जीवहा, भोजन को चबाते समय जो जीव है वो भी हेल्प करती है। वो क्या करती है, अभी हमने पढ़ा है,
भोजन में लार मिक्स कर देती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है और इसको चिकना बना देती है, जिससे आहार नली में वो आसानी से चला जाता है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। आहार नली में हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति, हर भाग में नियमित रूप से गति होनी चाहिए भोजन की। आहार नली में कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो भोजन नली है ना, वो फ्लेक्सिबल होती है। यह क्रमांकुचक गति पूरे भोजन नली में होती है। मैंने बताया था कि भोजन नली चौड़ी हो जाती है जब भोजन आता है, और फिर जब ये आगे सरक जाता है भोजन, तो फिर वहाँ से फिर दोबारा से पतली हो जाती है। तो ये क्रमांकुचक गति होती है, क्रम के अनुसार संकुचन होता रहता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं क्रमांकुचक गति। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका या एसोफेगस भी बोलते हैं, सो इंग्लिश में एसोफेगस बोलते हैं ग्रसिका को, भोजन नली को। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से अमाशय तक भोजन को कौन ले जाता है? ग्रसिका या आहार नली, इंग्लिश में इसको एसोफेगस भी बोला जाता है। मुंह से पेट तक, मुंह से अमाशय तक। जब कहते हैं ना हमारे पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, तो वो अमाशय होता है, जहाँ पर दर्द होता है। पेट का मतलब अमाशय। अमाशय एक वृहत अंग है, अमाशय एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय भी भोजन के आने से फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति, अमाशय की जो पेशीय भित्ति है ना, वो भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। भोजन की जो पेशीय भित्ति है, जो अंदर वाली सतह है, वो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। मतलब जो अमाशय है उसकी जो भित्ति होती है उससे भी पाचक रस निकलते हैं। मैंने बताया था उसमें से भी पाचक रस निकलते हैं। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। अमाशय की जो भित्ति होती है ना, उसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियाँ होती हैं जिससे निकलता है जठर रस। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करते हैं। जो अमाशय की भित्ति है ना, उसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं, वो किस किस का स्राव करती हैं? एक तो करती हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, प्रोटीन को पचाता है। यह एंजाइम होता है पेप्सिन। वाले चैप्टर में नहीं था, पेप्सिन प्रोटीन पाचक का एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो कि पेप्सिन होता है, और एक होता है श्लेष्मा। ये तीन निकलते हैं जठर ग्रंथियों से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। फिर इससे जो पेप्सिन एंजाइम है ना, इसको हेल्प मिल जाती है, मतलब प्रोटीन को पचाने में हेल्प मिल जाती है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और फिर प्रोटीन को पचाने में हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने माध्यम को अम्लीय बना दिया। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? अम्ल जो है जीवाणु को मारता है। ये मैंने बताया था ना कि अम्ल ऐसे जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, उन हानिकारक जीवाणु को मारता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा का क्या कार्य है? श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, क्योंकि अम्ल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो श्लेष्मा है ना, ये जो हमारा पेट होता है, इसके अंदर यहाँ अंदर की तरफ अंदर यहाँ पर चिपका रहता है और अम्ल से पेट की रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी या अम्लता की शिकायत करते हुए सुना होगा। मेरे को एसिडिटी होगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, ये बोलते हुए जरूर सुना होगा। कि क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो देखिए हमारे पेट में पहले से ही इतना ज़्यादा है, पहले से ही है। और अगर हम और भी अम्लीय पदार्थ खा लेते हैं, मसालेदार खाना खा लेते हैं, तो फिर अम्लता बढ़ जाती है, पेट के आंतरिक स्तर से क्रिया करने लग जाता है फिर ये अम्ल। लेकिन श्लेष्मा इसको आंतरिक स्तर को अम्ल से बचाता है। अमाशय से भोजन अब क्षुद्र आंत में प्रवेश करता है। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है, और यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्र आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुद्र आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह संहत स्थान में अवस्थित होती है। हाँ, ज़्यादा कुंडलित होने के कारण यह थोड़े से स्थान में ही व्यवस्थित रहती है। ये जो छोटी आंत है, क्षुद्र आंत। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्र आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्र आंत की आवश्यकता होती है। हाँ, घास खाने वाले शाकाहारी घास खाते हैं,
उस घास में सेल्यूलोज होता है, तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए लंबी क्षुद्र आंत होती है उनके अंदर। मांस का पाचन सरल है, मांस को सरलता से पचाया जाता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की आंत जो है छोटी होती है। घास को खाने वाले जंतुओं की छोटी आंत जो क्षुद्र आंत होती है वो लंबी होती है, और मांस को खाने वाले जो जंतु होते हैं उनकी क्षुद्र आंत छोटी होती है। क्षुद्र आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। इस कार्य के लिए यह यकृत और अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करती है। यकृत और अग्नाशय से, अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अमाशय से जो भोजन आता है उसमें अम्ल होता है, और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारकीय बनाया जाता है। और जो अग्नाशय है, अग्नाशय से अग्नाशयिक रस स्रावित होते हैं, अग्नाशयिक एंजाइम ये स्रावित होते हैं, तो इस भोजन पर फिर ये अग्नाशयिक एंजाइम क्रिया करते हैं, तो उसके लिए फिर उसे क्षारकीय बनाया जाता है। ये अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारकीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पितरस, पितरस होता है ना जो यकृत से स्रावित होता है, यह कार्य करता है कि जो भोजन है उसको क्षारकीय बना देता है। पितरस भोजन को क्षारकीय बना देता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। वसा पर तो क्रिया करता ही है, ये पितरस वसा पर क्रिया करता है, वसा को पचाने में सहायता करता है, लेकिन इसके अलावा भोजन को क्षारीय भी बनाता है। क्षुद्र आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छोटी आंत में जो वसा है ना वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। पितरस का काम क्या है? पित्त लवण जो है वो छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे एंजाइम्स जो है वो तेजी से काम करते हैं, उन पर एंजाइम करते हैं, जटिल पदार्थों को सरल में तोड़ते हैं। यह साबुन का मैल पर इमल्सन की तरह होता है। जैसे साबुन होता है ना, साबुन उसका मैल उस पर इमल्सीकरण होता है, उसी तरह से जो ये पित्त लवण है ना, पित्त लवण ये बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, फिर उस पर एंजाइम जो है वो अच्छी तरह से कार्य करते हैं। और यह साबुन का जो मैल होता है उस पर जो इमल्सीकरण होता है उसकी तरह ही ये होता है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशयिक रस स्रावित करता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अग्नाशयिक रस जो होता है ना उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। हमने ये तो पढ़ा है कि अग्नाशयिक रस जो है वो प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, लेकिन अग्नाशयिक रस में क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। पेट में क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम। देखिए एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन होता है इसमें पेट में, अमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन। और अग्नाशयिक रस में क्या होता है? प्रोटीन के पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। ये ध्यान रखना है, इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, और प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम भी यहाँ पर होता है, ये है पेप्सिन एंजाइम। क्षुद्र आंत की जो भित्ति होती है उसमें ग्रंथि होती है जो आंत रस स्रावित करती है। क्षुद्र आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत का रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देती है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देती है, और वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें उपस्थित एंजाइम किसमें? जो छोटी आंत की जो भित्ति है उसमें ग्रंथि होती है जो कि आंत रस स्रावित करती है, और आंत रस में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। फिर देखिए भोजन पच गया है, पढ़ा है हमने, छोटी आंत में भोजन पच गया है, तो पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्र आंत की आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहा जाता है। ये अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ये भी मैंने पढ़ा दिया। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, बहुत ज़्यादा रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँच जाती हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी
खून की नलियाँ होती हैं जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो ये जो भोजन कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नए ऊतकों का निर्माण करने के लिए, पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए होता है। और जो भोजन नहीं पचता है, बिना पचा हुआ भोजन जो होता है वो वृद्धांत्र में भेज दिया जाता है, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। बड़ी आंत में भी दीर्घ होते हैं और ये इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं, खनिजों का भी अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण मतलब ये बाहर निकालना, इसको बाहर निकालना गुदा अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब है दंत क्षरण, दांत खराब होना। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्नेह मृदुकरण के कारण होता है। दंत क्षय जो है, दांत खराब कैसे होते हैं? दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्नेह मृदुकरण के कारण होते हैं। जो दांतों के ऊपर एक इनेमल होता है और एक डेंटिन होता है, ये धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, तो फिर दांत भी खराब होने लग जाता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बना देते हैं। हमारे मुंह में जो खाना हमारे दांतों में फंस जाता है तो वो शर्करा बन जाता है, क्योंकि उसमें लार मिक्स होती है। तो उस पर फिर कुछ जीवाणु क्रिया करते हैं और फिर उससे अम्ल बन जाता है। ये जो अम्ल होता है ना, ये इनेमल को ख़त्म कर देता है। तब इनेमल मृदु या बिख निजीकृत हो जाते हैं, मतलब ये खराब हो जाता है इनेमल। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। जो प्लाक होते हैं वो दांत को ढक लेते हैं, इसलिए लार को अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करें, भोजन के बाद दांतों में ब्रश करके प्लाक हट जाता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर जाते हैं और जलन व संक्रमण कर देते हैं। हमारे दांत इस तरह से खराब हो जाते हैं। तो यहाँ तक देखिए वीडियो ख़त्म होता है। आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मनुष्य में पाचन किस प्रकार होता है। अगर आपको सब समझ आ गया है, मैं एक जो क्विज देती हूँ, इन्हीं में से टॉपिक के बाद में एक क्विज देती हूँ, उनके उत्तर आप ज़रूर देना। तो अगर आपको सब समझ आ गया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।